अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए अगर कोई पूछे तो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ, इस पे न्यूमेरिकली आते हैं ज़्यादातर। दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं या उसके कितना अमाउंट है, बट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आप लोग देख लीजिए इसका स्टेटमेंट। दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ, कैसा नेचर है उसका उस पर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब किस किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सी पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही बात है, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं उस पर, या मॉलिक्यूल्स कितने हैं सॉल्यूशन में, या आयन्स कितने हैं, या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या उसका मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो इन सबको एक साथ ही लिख दिया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अगर इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता ही है आप लोगों को कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, या नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे, या मोल्स ऑफ ज़्यादा होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है हमारे पास, 4 टाइप की होती है मेनली, जो दे रखी है हम लोग को। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा टी बी से दिखाते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाते हैं सॉल्यूशन का। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग सॉल्यूट हमारे पास होते हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब डालते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, थोड़ी सी कमी आ जाती है, उसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो लोअरिंग कर दे रहे हैं वेपर प्रेशर में, तो इसके लिए हमारे पास ये होता है वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला सीधे सीधे याद रख सकते हैं, P01 प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर माइनस जो कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर, डिवाइड अगर कर देंगे तो तब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस टर्म को बोलते हैं हम लोग, एक बार, P01 माइनस P1 को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन जैसे ही डिवाइड कर देते हैं P01 से तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर Xi2 के बराबर आ जाता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर। और Xi2 हम लोग को पता है मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है। समझ में आना चाहिए आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है ये सब चीज़, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो N2 को कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो भी है सेकंड कंपोनेंट, तो कैसे आएगा, देखो वेट अपॉन में मोलर मास। ऐसे ही इसका N1 का क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में मोलर मास होगा M1, W1 अपॉन में M1, जो कि ऊपर चले गया, डिवाइड के डिवाइड में था ना तो ऊपर चले गया, तो ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। किसका फॉर्मूला आएगा ऐसा, N2 अपॉन में N1 का, मतलब कि Xi2 का। क्यों आया ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि जो N2 की वैल्यू है वो बहुत कम सपोज करी है N1 से, ठीक है, तब जाके आ रहा है। N1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा सपोज करी है, N1 इसका मतलब हम लोगों ने सॉल्वेंट लिया होगा। अब देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। P01 क्या है हमारा यहाँ पर को, देखो P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट को ऐसे नोट दिखाए थे यहाँ पर को, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है P1, मोल फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर को X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। एक बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए जूम कर लेते हैं इसको, ये देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें, इस फॉर्मूले को देखिए पहले, ये दिख रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P01 माइनस P1 अपॉन में P01, इसका इस पे इक्वल टू X2 के बराबर है। तो इस पे क्या क्या होता है, P01 क्या है, ये देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, Xi2 मोल फ्रैक्शन है, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिया है इसने 1 को, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब ऐसी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो सीधे सीधे पहले ग्राफ दिखा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे सब पे न्यूमेरिकल आते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। वेपर प्रेशर की एक्सिस ये ले रखी है और टेम्परेचर की एक्सिस अगर ये ले रखी है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोगों ने यहाँ पर को ले रखा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ये है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर को है, कम है थोड़ा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में क्या कर ले रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट मिला दे रहे हैं, सॉल्यूट मिला दे रहे हैं, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन, या नॉन वॉलेटाइल बोल लो
या जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या कर दे रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दे रहे हैं। जैसे हम लोग पानी में अगर नमक को घोल देंगे तो क्या कर देगा वो, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एलिवेशन कर देगा उसके बॉइलिंग पॉइंट को। देखो ये पहले बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू थी, मैं ग्राफ से अगर दिखाऊं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझाने की कोशिश करूं, ये रहा ग्राफ, ये बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू पहले थी डेल्टा टी बी नॉट, टी बी नॉट ये प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट थी यहाँ पर को, ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ये जो ग्राफ से दिखाया है यहाँ पर को, ठीक है। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बनाया यहाँ पर को पहुँच गई वैल्यू है, टी बी पहुँच गई, तो कितने का चेंज आया उसको डेल्टा टी बी, और उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कितने का चेंज आया होगा, ये पूरा इतना चेंज आ रहा है, ये पूरा वाला, ये जितना भी ये चेंज आया ना, ये इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ठीक है। अब देखते हैं सीधे फॉर्मूला, देखो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि क्या होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डेल्टा टी बी इक्वल टू बड़ी वाली वैल्यू जो होगी है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया उससे माइनस कर देंगे छोटी जो प्योर था पहले बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का। तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, स्मॉल एम लिखे है ना, तो डेल्टा टी बी हम लोग बोल सकते हैं के बी इंटू एम, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है के वी। और अब जैसी मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आ जाएगा, अगर ग्राम में हमारे पास सॉल्यूट का वेट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हमारी पूरी क्या है M2 की वैल्यू। इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में या तो ये निकालने को बोल देते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू, मैं यहाँ पर को थोड़ी सी यहाँ समझ लो कि डेल्टा टी बी, ये जो वैल्यू है डेल्टा टी बी, इसकी वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है, ये डेल्टा टी बी की वैल्यू बोल देते हैं डेल्टा टी बी, ये डेल्टा टी बी इक्वल टू ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर वाला के बी ये सब। और मैं यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी तो कर सकता हूँ, M2 को यहाँ ले जाऊँगा और डेल्टा टी बी को यहाँ ले आ सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा हमारे पास। कभी कभी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लेते हैं ना, तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा, याद भी कर सकते हो या तो इसको रट लो या तो समझ जाओ, बहुत आसान है। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, एम की जगह मोलैलिटी की वैल्यू रख दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा बस, ठीक है। अब ऐसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, सबसे आसान चीज़ बताता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाते हैं जहाँ जहाँ बी है ना, बी उसकी जगह एफ आ जाएगा, ठीक है। के बी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो वही है देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार ग्राफ से समझ लेते हैं, देखिए ये हमारे पास ग्राफ है अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर वाली एक्सिस सपोज करिए ये वाली, और नीचे टेम्परेचर वाली। तो क्या हो जाता है जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन का जो वेपर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऊपर है, यहाँ पर को है फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इतनी नीचे आ जा रहा है। टेम्परेचर की वैल्यू देखो आप किसके लिए ज़्यादा है, सॉल्वेंट वाले के लिए ज़्यादा हाई ग्राफ गया उसका, लेकिन सॉल्यूशन जब बन जा रहा है तो उसकी वैल्यू कम है। तो कितने की कमी आई उसको डेल्टा टी एफ बोलते हैं, इतना ये बोलते हैं। तो यहाँ पर को थोड़ा वैल्यू देखना आप, ये है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। तो पहले प्योर सॉल्यूशन सॉल्वेंट की इतनी थी, प्योर सॉल्वेंट जब था, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बना तो उसके लिए टी एफ की वैल्यू इतनी आई, और डेल्टा टी एफ कैसे आएगा, हम लोग यहाँ पर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, मतलब कि प्योर जो कंपोनेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जितनी की कमी आई डिप्रेशन हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उससे क्या आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ चेंज आ जाएगा। सेम है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये फॉर्मूला आएगा, एम की जगह ये फॉर्मूला आ जाएगा ना, मोलैलिटी का फॉर्मूला है अभी ऊपर बताया था। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू दिस ये पूरा, अगर मैं M2 को यहाँ ले जाऊँ, डेल्टा टी एफ को यहाँ ले आऊँ, तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा जिससे हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। तो या तो इस पे आता है न्यूमेरिकल या तो इस पे आता है न्यूमेरिकल, और एग्जाम में हर बार आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इस पे, और के एफ को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब ऐसी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए तो एक तो ये डायग्राम याद कर सकते हो आप लोग कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इसको तो अगर मैं सीधे फार्मूला ही बताऊँ इस पे, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर तो अभी हम देख नहीं रहे यहाँ पर को, तो फार्मूला क्या है, पाई इक्वल टू सी आर टी, और सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, आर टी रहेगा, आर हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट सब दी होती है वैल्यू। और ऐसी अगर वॉल्यूम यहाँ चले गया पाई के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, एन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, वेट अपॉन में मोलर मास, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा।
अगर मेरे को पाई की वैल्यू दे रखी है, मोलर मास पूछा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे भी आप लोग याद कर सकते हो। ये कुछ वान टॉफ फैक्टर के बारे में है। अब देखिए वान टॉफ फैक्टर क्या करता है, आई होता है, ये फॉर्मूला ही याद कर लो। वान टॉफ फैक्टर का क्या होता है, ये स्मॉल आई इक्वल टू कुछ नहीं होता है, बस जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें सब में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला, देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो कैसे निकालते हैं आई की वैल्यू, या तो इस फॉर्मूले को लगा के, या तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, या कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड, बस इतनी सी चेंज आ जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो इम्पोर्टेंट रहती हैं, जैसे मोलैरिटी ये सब चीज़ें, या इन सब फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वान टॉफ फैक्टर से भी आता है बोर्ड एग्जाम में हमारे पास, लेकिन जो मेन है क्वेश्चन से आता है न्यूमेरिकल्स, वो तो या तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सब से आता है, ठीक हो गया। हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ, ये सब चीज़ें, या इससे न्यूमेरिकल आ जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। कुछ भी पूछ लेते हैं इस पर, या तो मोलर मास पूछ लेते हैं, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू पूछ लेते हैं, या KB की वैल्यू भी पूछ लेते हैं, बहुत सी जगह सब चीज़ दिए होते हैं। ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी कर देते हैं, या तो मोलर मास पूछ लेते हैं जो भी हमारे पास दे रखे ना सॉल्यूट उसका, या डेल्टा TF की वैल्यू पूछ लेते हैं। सब ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये सब दिया होगा। ग्राम में होगा तो ये 1000 लिखना ज़रूरी है, ठीक है, 1000। और ऐसी ऑस्मोटिक प्रेशर में भी होता है बहुत जगह न्यूमेरिकल अगर आता है तो, और हेनरी लॉ में भी वही वाला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, थोड़ा जल्दी से बता रखे, तो समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें, तब समझ में आएंगी। तो आई होप कि समझ में आया। तो आप लोग अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना बाकी ये सब चीज़ें आप लोगों को जब रिवाइज करोगे बुक से पढ़ के तो तब समझ में आएंगी, ठीक है। थैंक यू।